हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए सभी न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो सभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, मतलब आते हैं बहुत बेसिक से आते हैं। तो ये मैं जो पर्टिकुलर क्लास है केवल और केवल ग्रुप डी को डेडिकेटेड है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ गए बात को? चलिए, और आपका दोस्तों जब भी एनटीपीसी का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग अपना पेपर व्हाट्सएप करना ना भूले, जस्ट आफ्टर दी पेपर। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, डेली 1 PM पे दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है। आप लोग इसको जरूर देखो, देखो कितना मजा आएगा। यहाँ पर आप लोगों को रैंक भी मिलेगी आप लोगों की। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च कर ले, नीरज जांगीड़, मुझे क्या कर ले आप लोग फॉलो कर ले। और यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स के गोल सेलेक्ट कर लेना, एसएससी एग्जाम इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। जो भी क्लास खोलोगे आप लोग, आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, कोड डाल दीजिए नीरज 11 और आप लोग कर दे अनलॉक, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। ठीक है। और दोस्तों एसएससी का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है एसएससी तैयारी के लिए। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। तो एसएससी एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो 24 महीने का 2 साल का 7800 का है, रेफरल कोड लगाएंगे नीरज 11, तो ये आप लोगों का 7,020 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। तो देखिए, जो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे और अच्छे वाले न्यूमेरिकल करेंगे जो भी आप लोगों से ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है। मेहता जी पटना बिहार बोल रहे हैं, सर रात को एनालिसिस क्यों नहीं हुआ कल? क्योंकि दोस्तों कल कोई भी पेपर नहीं था आप लोगों का। ठीक है, कल 6 तारीख थी ना, कल 6 तारीख को कोई भी पेपर नहीं था, इसलिए आप लोगों की कल क्लास रात को एनालिसिस नहीं हुआ। ठीक है, आज आप लोग का हो जाएगा। चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आंसर आप लोग बताएंगे। धरती की सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह की ये बात कर रहा है, एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये हो गई हमारी अर्थ पृथ्वी, और ये मान लीजिए दोस्तों क्या है, चंद्रमा है। ये है अर्थ और ये है दोस्तों मून यानी चंद्रमा। तो अगर हम लोग अर्थ की सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी। तो अर्थ की सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर चंद्रमा की सरफेस पर सतह पे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8/6। कहने का मतलब है जो यहां पर था पृथ्वी की सरफेस पर, है ना, धरती की, या फिर आप लोग बोल सकते हो पृथ्वी की सरफेस पर, तो वो चंद्रमा की सरफेस पे कितना होगा, जितना पृथ्वी पर था उसका 1/6। अब दोस्तों भार क्या होता है आप लोगों का? वेट, भार होता है आप लोगों का mg। समझ गए बात को? तो यहां पर m कुछ भी हो सकता है। 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, तो 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 × g, इतना भार हो जाएगा। जबकि चंद्रमा पर लेके जाओगे उस 1 किलोग्राम को, तो m × g कितना होगा भार, 1 × यहाँ पर g कितना है, 9.8/6। यानी पृथ्वी पर जितना भार था, यहाँ पर भार कितना हो गया, उसका 6 हो गया। तो पृथ्वी पर कितना भार था दोस्तों, 60 था। चंद्रमा पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, 10 न्यूटन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60/6 10 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों द्रव्यमान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप लोग चंद्रमा से पृथ्वी पर लेकर आओ या पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाओ, इसका जो मास है द्रव्यमान वो सेम रहता है। हाँ, जी आपका चेंज होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वजह से भार भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे जो बोल रहा है, सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, आप सीखो तो सही। देखो सारे न्यूमेरिकल हम लोग इजीली कर पाएंगे ना, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, जब एक साधारण पेंडुलम का बॉब स्विंग करता है तो स्ट्रिंग के तनाव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं है, आइए समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आप लोगों का कोई एक पेंडुलम है ना, ये मान लीजिए कोई एक बॉल इससे जुड़ी हुई है। तो जब आप लोग इसको छोड़ोगे तो मुझे बस इतनी सी बात बताइए, पेंडुलम, ये जो बॉब होगा इसको हम लोग बोलते हैं बॉब, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। क्या इसी प्रकार का कुछ मोशन होगा क्या? बस मुझे आप लोग ये बता दीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस एक्सप्लेनेशन सुनिए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इसका मोशन क्या इसी प्रकार का होगा क्या? पहले ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा,
फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए, ये जो रस्सी है, ये जो धागा है, इसमें क्या होगा दोस्तों? टेंशन होगा, खिंचाव होगा। आप लोग मुझे बताएंगे छोटी सी बात कि यहां पर मैंने दोस्तों एक धागा लटका रखा है, एक रस्सी लटका रखी है, कुछ भी आप लोग मान लीजिए। ये मैंने आपको कंडीशन दी, कंडीशन नंबर ए। और मैंने दूसरी कंडीशन में क्या रखा कि ये जो धागा था, इससे कोई एक m द्रव्यमान मैंने लटका दिया। तो तनाव किस में होगा मुझे बताओ? खिंचाव किस में होगा? टेंशन किस में होगा? इस ए वाली कंडीशन में होगा या बी वाली कंडीशन में होगा? दोस्तों बी वाली कंडीशन में होगा ना, क्योंकि ये जो m द्रव्यमान है ये नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों रस्सी का खिंचाव इसको यहां पर रोके रखा हुआ है। तो सिमिलरली क्या इस रस्सी में भी तनाव आएगा क्या? टेंशन आएगा क्या? तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ तनाव आएगा। उस तनाव को मैंने मान लिया कि कितना तनाव आ रहा है, मान लीजिए टी तनाव आ रहा है। समझ गए इतनी सी बात? अब ध्यान से समझेंगे, आप लोगों से क्या पूछा गया? वर्क पूछा गया है। वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी बल इंटू विस्थापन, और थीटा क्या है? बल और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग कौन से फोर्स के द्वारा वर्क निकालने वाले हो? इस टेंशन के द्वारा, तनाव के द्वारा, ठीक है। और आप लोग बताओ क्या विस्थापन इसका इस दिशा में क्या विस्थापन? तो ध्यान रखेंगे हमेशा इस वाली कंडीशन में जो फोर्स होगा और जो विस्थापन होगा, इसके बीच में कोण हमेशा कितना बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ गया? तो फोर्स किस फोर्स के द्वारा आप लोग निकालने वाले हो? टेंशन के द्वारा, तनाव के द्वारा। और आप लोग ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं विस्थापन कुछ भी हुआ हो, ऐस मान लो विस्थापन हुआ है, लेकिन इस फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य हमेशा कोण 90 बनेगा जब भी ये वाला केस होगा। तो cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों? cos 90 का मान होता है 0, यानी हमेशा जो इस टेंशन फोर्स के द्वारा, तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सर जी क्लास कब से चलती है? सुबह 9:30 बजे चलती है। ठीक है शैलेंद्र जी। हर्षित गुप्ता जी बोल रहे हैं सर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। तो बढ़िया है, अभी ब्रेकअप हो गया, कल को तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, वो तो वैसे ही ब्रेकअप होगा। तुम्हारे में है क्या जो गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ में रहेगी? पढ़ाई तुम करते नहीं हो रोजीना, बस यही सर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, IAS बनो। मतलब ये मिर्जापुर वाला डायलॉग आ गया, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पढ़ाई करो और नौकरी लो, सब काम होगा बढ़िया। आ जाओ। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है। कहने का मतलब है दोस्तों वेग में परिवर्तन हो गया ना, मतलब जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, जब गाड़ी को त्वरित करते हो, तभी तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो देखिए 6 से 16 हो गया, कितने समय में? 5 सेकंड में। तो बताओ आपकी एक्सेलरेशन की रेट क्या थी, त्वरण की दर क्या थी, वो आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोगों का? वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटे ये जो परिवर्तन हुआ कितने समय में हुआ। तो कितना परिवर्तन होगा? आप लोग बोलेंगे 6 से 16 हो गया, तो मैं बोल सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। और कितने समय में हुआ? ये हुआ 5 सेकंड में। तो ये आपका हुआ 5 सेकंड में। तो 10/5 यह आ जाएगा आपका 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों आप लोग का कुछ इस प्रकार से दिया हुआ नहीं है, तो जब सेकंड को आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो भैया पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? क्लियर? हैप्पी रोज डे सर। अरे यार आज तो मेरे को पता ही नहीं था रोज डे था, आज तो लड़ाई करवा देते हैं मेरी। थैंक यू मुझे याद दिलाने को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आराम से देखिए। देखो मन में ये मत रखो कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है, समझ लो बात को। अब आप लोग ऐसे रखोगे यार न्यूमेरिकल नहीं आता है। सर आप लोग समझो, इधर समझाने के लिए तो आया हूं मैं, और आराम से समझो। देखो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो एक 10 न्यूटन बल एक फोर्स है, कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का है, किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। चलो मानते हैं, ये मान लीजिए कोई आप लोगों की सरफेस थी, इस पे कोई वस्तु रखी थी, आपने इस पे कोई फोर्स लगाया, कितना लगाया? 10 न्यूटन का। ये बॉडी कितना आगे चल ली? ये बॉडी आगे चल ली, कितना विस्थापित हो गया? ये 10 मीटर से विस्थापित हो गया। चलो आगे। अब बोला जा रहा है कि इसके लिए मतलब आपको विस्थापित करने के लिए जो कार्य करना पड़ा, कितना करना पड़ा? 50 जूल करना पड़ा।
तो बोला गया है तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कितना कोण होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए सर आप लोगों ने ऐसे फोर्स लगा रहे हो उस पर, है ना, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, है ना, और बॉडी मान लीजिए कुछ ऐसे विस्थापित कर रही है, ये एस होता है आप लोग का विस्थापन, ठीक है। और मानते हैं इस फोर्स के बीच में और विस्थापन के दिशा के बीच में जो एंगल है वो आपका है थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कार्य का सूत्र क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। समझ गए बात को। थीटा क्या है, यहां पर फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है। तो आप लोगों ने कितना फोर्स लगाया था दोस्तों, 10। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 10। आप लोगों से एंगल पूछा है कि इसकी दिशा और इसके बीच दिशा के बीच में कितना एंगल है, मुझे नहीं पता, मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। अब इस थीटा का मान निकालना है। तो वर्क कितना है आप लोग के पास में, 50 है, तो बस निकाल लो। तो कॉस थीटा आप लोगों का कितना हो जाएगा, 50/100। 50/100 बोले तो 1/2। कॉस थीटा का मान आ गया 1/2। दोस्तों कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा आप लोगों का 60 डिग्री होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर। चले आगे, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आपकी स्क्रीन पे। तो आराम आराम से करते जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन बनता जाएगा। ये बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए 4, बताएंगे जल्दी से कौन सा सही होगा, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि निम्न में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, मतलब इनमें से किसके पास में 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ये परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो बताई नहीं हमको, तो ध्यान रखें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 ही क्या है, प्रोटॉन है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। और दोस्तों ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो चलिए मुझे बताइए दोस्तों, प्रोटॉन कितने हैं, 18 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 वाला कौन सा दिख रहा है, मेरे को तो केवल एक ही दिख रहा है। और दोस्तों ये अड़तीस क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होना चाहिए। तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं अपने पास में, 18 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 20, 20 प्लस 18 38, बिल्कुल सही है। ये वाला आप लोग का पार्टिकल बिल्कुल सही है, जिसमें 18 प्रोटॉन है और आपके कितने 20 न्यूट्रॉन है ना। समझ में आ गई बात को। चले आगे। अरे भैया कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या कमेंट करते जा रहे हो, सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, रोज डे है क्या, कुछ नहीं है अपन, तुम ही सब मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम ही सब मेरे बॉयफ्रेंड हो, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में आप लोगों को पोटेशियम का परसेंटेज बताना है, पोटेशियम का परसेंटेज बताना है, बताएंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन को देखने में काफी डर सा लग रहा होगा कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स है। बस आप लोगों की साइंस इतनी सी लग रही है कि यहां पर आप लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट का क्या आना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है दोस्तों, KMnO4। समझ में आ गया, KMnO4 क्या हो जाएगा फॉर्मूला, KMnO4 फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या बताना है, यहां पर पोटेशियम का परसेंटेज दिखाना है। तो टोटल देखो, टोटल इसका द्रव्यमान कितना है, टोटल द्रव्यमान इसका देखो, तो K का आपको दिया हुआ है 39, समझ गए बात को। Mn आपको कितना दिया हुआ है 54, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16, तो ऑक्सीजन 4 है, 16 इंटू 4 करोगे तो टोटल कैलकुलेट करके बताएंगे दोस्तों, जोड़ के टोटल कितना आ रहा है, यहां पर बताएंगे टोटल कितना आ रहा है। तो भैया गणित कमजोर है, 16 4 64 में आप लोग 54 जोड़ेंगे और फिर 54 में आप लोग 39 जोड़ेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आ रहा है। तो 9 और 4 13 और 4 17, 6 और 1 7 और 5 12, 13 14 15, 157 आ रहा है, सही है क्या। तो टोटल 157 हो गया। इसमें आपको किसका परसेंटेज पूछा था, पोटेशियम का पूछा था। ये पोटेशियम का सिंबल K होता है ना, तो 39/57 कर दो, परसेंटेज में पूछा है 100 से गुना कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। बताओ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। आई थिंक ये आएगा 24% के आसपास है ना, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप बता दो, गणित वाले स्टूडेंट आप हो।
ये एग्जैक्ट कितना आएगा, ठीक है, ये 24.84 करके कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे। सर क्वेश्चन बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, सब ब्लाइंड है। भैया क्यों नहीं दिख रहा? क्वेश्चन का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा आपको? अरे क्वेश्चन का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे इसका जरा। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ में गिराया जाता है। दोस्तों ये आप लोग मान लीजिए कोई मीनार है, कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई भी एक बिल्डिंग है आप लोग मान लीजिए, इससे किसी वस्तु को आपने शून्य वेग के साथ में गिराया। देखिए शून्य वेग के साथ का मतलब क्या है, जस्ट ऐसे छोड़ दिया आपने, जस्ट ऐसे छोड़ दिया आपने, कोई ऐसे नहीं फेंका इसको, ले भाई ऐसे। शून्य वेग का मतलब है जस्ट आपने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे देखो ऐसे। तो लो भैया ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, आपने बिल्कुल शून्य वेग के साथ में छोड़ दिया, आपने कोई वेग नहीं दिया इसको स्टार्टिंग में। मतलब प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग कितना था सर? 0 था। चलो ठीक है। बोला जा रहा है कि वो 4 सेकंड के बाद में जमीन पे पहुंच जाता है, ये नीचे आएगा, ये बॉल जुन 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 जुन, तो उसको यहां से यहां पर आने पे समय कितना लगा दोस्तों? t कितना लगा? 4 सेकंड का समय लगा। तो आप लोगों को इसकी ऊंचाई बतानी है। चलिए दोस्तों इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं x है। इसकी ऊंचाई कितनी मान लेता हूं मैं? x है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसकी ऊंचाई को x मान लूं, अब इसी x का मान हम लोगों को निकालना है। देखिए दोस्तों गणित वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना यहां पर गलती से भी। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण लगता है। गणित में आप लोग स्पीड को कांस्टेंट मानते हो, यहां पर दोस्तों ये जो m द्रव्यमान है इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में तो 0 है, स्टार्टिंग में तो 0 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। अब यार मैं बताऊं आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आ जाओ। हमारे पास में 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस AT। क्या दोस्तों इस इक्वेशन का यूज करके आप लोग बता सकते हो क्या कि यहां से जब ये यहां पर आया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या इसने कितना विस्थापन तय करा, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? इसमें कहीं पर विस्थापन आ रहा है क्या? एस आ रहा है क्या? अरे इसमें कहीं पर एस आ रहा है क्या? जबकि हम लोगों को एस की जरूरत है। एस यानी विस्थापन, कि यहां से यहां पर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो यहां पर तो विस्थापन है ही नहीं, इसको तो हम लोग लगा ही नहीं सकते। चलो दोस्तों ये लगा के देख लूं क्या? एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारे पास में सारा डाटा है क्या? ठीक है, चलो ये लगा के हम लोग देखते हैं। तो ये इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कैसे अप्लाई करते हो ये चीज आप लोग देख लीजिए दोस्तों। बस एक चीज है जो आप लोगों को इन प्रकार के क्वेश्चंस में याद रखनी है, इस इक्वेशंस को भी भूल जाओ। मेरे कहने पर एक चीज ध्यान रखना, आप लोग कभी भी गलती नहीं होगी। जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंको या किसी बॉडी को नीचे फेंको, ध्यान से समझना। अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो जब भी आप लोग वेग लोगे क्या लोगे? धनात्मक लोगे, पॉजिटिव लोगे। और जब भी किसी बॉडी को नीचे फेंक रहे हो तो वेग क्या लोगे? ऋणात्मक लोगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं भी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। पहले सुनो आप मेरी बात। किसी वस्तु को अगर आप लोग ऊपर फेंकते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इसका विस्थापन धनात्मक लो। किसी वस्तु को नीचे फेंकते हो तो इसका विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लो? नेगेटिव लो। ठीक है, किसी वस्तु को आप लोग ऊपर फेंको या नीचे फेंको, जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा -g लो। समझ गए? समझ गए क्या? नहीं आया सर समझ में? आ जाओ बताता हूं। तो मुझे एक चीज बताएंगे कि अगर कोई वस्तु यहां से यहां पर आ रही है तो विस्थापन क्या लूं मैं? भैया ऊपर से नीचे आ रही है, प्लस लूं या नेगेटिव लूं? मुझे बताओ। तो जब भी कोई वस्तु नीचे जाती है तो विस्थापन लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु यहां से यहां पर आ रही है तो विस्थापन कितना हुआ? ये मैं इसको +x लिखूं या -x लिखूं? जब भी कोई नीचे आएगा तो माइनस लेते हैं, तो विस्थापन हो गया -x। चलिए ठीक है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? प्रारंभिक वेग कितना था? u कितना था? तो प्रारंभिक वेग सर 0 था, क्योंकि बिल्कुल आपने ऐसे छोड़ी है। तो प्रारंभिक वेग 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ध्यान समझना। प्लस 1/2 दोस्तों एक्सेलरेशन क्या लूं? +g लूं या -g लूं? मैंने क्या बोला भैया? ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा -g लो, हमेशा -g लो। यहां पर g आपको दिया हुआ नहीं है, शायद एग्जाम में दिया हुआ था। g आपको 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर लेना है, g आपको 10 लेना है। तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? -g यानी -10।
और कितने समय में ये दोस्तों यहां से यहां पर आया, 4 सेकंड में। 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर ये आपका 10/2 5, 16 पंजे 80, माइनस एक्स बराबर माइनस 80, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी इस एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 80। इसका मतलब दोस्तों इस मीनार की जो ऊंचाई थी वो 80 मीटर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओमकार जी किसकी बात कर रहे हो, साइंस नहीं किया तो चलेगा। मैं ये एनटीपीसी में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एनटीपीसी के लिए नहीं है, केवल और केवल ग्रुप डी के लिए, ध्यान रखेंगे, केवल और केवल ग्रुप डी के लिए। और साइंस नहीं किया तो ग्रुप डी फेल हो, क्योंकि आपको पता है साइंस पूरे 25 नंबर की आएगी। केवल ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन ना ले। मुझे पता है न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, तो धीरे धीरे ही वो डर निकलेगा। ऐसे नहीं है कि पहली बार में आप लोगों को पूरा डर निकल जाए। चलो आ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हैं आप लोगों के पास में। लो भैया, एक तो 1 ग्राम की हो गई और एक 4 ग्राम की हो गई। 2 वस्तु है आपके पास में, वो एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही गतिज ऊर्जा इसकी है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है। तो उनके रेखीय संवेग के, है ना, रेखीय संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? अच्छा उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा, सॉरी उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। चलो मैं मान लेता हूं इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं दोस्तों v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं v2 है। तो आपको v1 और v2 का अनुपात आपको निकालना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 इसका द्रव्यमान कितना है, 1 है। इसका वेग आपने v1 माना तो v1²। तो दोस्तों ये इस वाले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इस वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो 1/2, इसका मास कितना है, 4 है। इसका वेग कितना माना, v2 माना तो v2 का स्क्वायर। दोनों को कर दो बराबर, आ जाओ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। v1² अपॉन v2² बराबर क्या आ जाएगा, 4/1। आप लोगों से v1 और v2 का अनुपात पूछा है, तो दोनों साइड जब अंडर रूट लोगे तो ये v1² v1 बन जाएगा, v2² v2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा 2 और 1 ही रहेगा। तो 2/1 ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर है क्या? तो एनटीपीसी वाले जाए क्या, बिल्कुल एनटीपीसी वाले आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल और केवल ग्रुप डी के लिए ये वाला सेशन मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है ना। अगर आप लोग एनटीपीसी वाले हो तो एनटीपीसी में इतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, पुरानी क्लास देख सकते हो मेरी 9:30 बजे वाली। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? आप लोगों से रेजिस्टेंस पूछी है, प्रतिरोध पूछा है। आप लोगों को 100 वाट यानी आप लोगों को पावर दिया हुआ है और आप लोगों को वोल्टेज दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पावर आप लोग जानते हो क्या होता है, V × I। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। आप लोगों को पावर दी हुई है, आपको V दिया हुआ है, लेकिन आपको करंट थोड़ी निकालना है, आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध। अब इसमें R तो है ही नहीं, तो इस सूत्र में R लाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग ये भी जानते हो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहां से I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, V/R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो P बराबर V × I की जगह क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। तो लो भैया एक नया फॉर्मूला बन गया, पावर होता है आपका V²/R। अब आप लोगों को R ही तो निकालना है, तो R निकाल लो, क्या हो जाएगा, V²/P। तो V कितना है, V कितना है, V 200 है, तो 200 का स्क्वायर करो, 200 × 200। और P कितनी है, पावर 100 है। तो भैया 200/100 करोगे तो 2, और 200 × 2 करोगे तो 400। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चले आगे। ओके, चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 ओम है, जो रजिस्टेंस है ना, जो रजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, केवल और केवल 150 ओम। आप लोगों से वोल्टेज दिया हुआ है 220, आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है दोस्तों, 220 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों से करंट की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया है क्या, V बराबर I इंटू आर। तो ये करंट आपको निकालना है, I निकालना है, निकाल लो। V बाय आर आप लोग कर दीजिए। V आपको दिया हुआ है 220, रजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 150। ये एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, तो 22/15। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक काम करो, इस 22 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, 20 मान लो। समझ गए क्या? तो दोस्तों अगर 20/15 होता तो 5 से ये जाता कितनी बार में, 3 बार में, 5 से जाता 4 बार में, 4/3 आंसर आता 1.33। आंसर कितना आता, 1.33। लेकिन रियली में क्या हमारे पास में 20 था, क्या था 22, यानी 1.33 नहीं, 1.33 से चिन्नू सा ज्यादा आएगा। 1.33 से चिन्नू सा ज्यादा मेरे को दोस्तों ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चले आगे, चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। भैया एक कार है, एक क्या है, कार है। इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड इसका वेग दिया हुआ है। अब इस कार का वेग आप कितना कर देते हो, 5 से 15 कर देते हो। अब आप लोग मुझे बताओ, जब इस कार का वेग आपने 5 से 15 किया होगा तो आपने क्या किया होगा, क्या इस पे इंजन ने काम कराया क्या? अरे क्या इंजन ने काम कराया क्या, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो इंजन ने कितना वर्क कराया दोस्तों, वर्क क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। कार्य क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो देख लो इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, उतना ही वर्क हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? आपके पास में मान लीजिए 100 रुपए, आपके पास में 100 से 200 रुपए हो गए, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास में जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए थे, रवि नाम का एक लड़का था, उसने आपको कुछ पैसे दिए और आपके पास में 100 से 200 हो गए। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं रवि ने कितने पैसे दिए होंगे, तो ऑब्वियसली बात है 100 रुपए दिए होंगे। तो यही बात है दोस्तों, इसकी एनर्जी देख लो, पहले कितनी एनर्जी थी, अब कितनी हो गई। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई, जो वर्क किया है वही तो आई है। तो वर्क अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें देख लो इसकी एनर्जी में कितना वृद्धि हो गई, एनर्जी में कितनी इंक्रीमेंट हो गई। तो पहले एनर्जी कितनी थी भैया, गति कर रहा है तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो पहले देख लो, पहले कितनी थी, पहले थी 1/2, द्रव्यमान कितना है 300, पहले वेग 5 था, 5 का स्क्वायर 25। अब बाद में कितनी हो गई, लिख देता हूं मैं, बाद में कितना हो गया, तो 1/2, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा 300। अब वेग कितना हो गया इसका, वेग कितना हो गया 15 हो गया, 15 के स्क्वायर 225 हो गया। तो देख लो कितना इंक्रीमेंट हो गया, यहां से यहां पर हो गया। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, वही वर्क के बराबर होगा। तो दोस्तों जब डिफरेंस निकाल रहा हूं तो 1/2 इंटू 300, 225 माइनस 25 कर लो। समझ गए बात को? 225 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो 1/2 इंटू 300 इंटू 200, ठीक है। अब 200/2 आपका आ जाएगा 100। तो देखिए 3 ये रहा, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, तो 3 1 2 3 4 जीरो लगा दो। लेकिन यहां पर अच्छा नहीं लगेगा ना इसे लिखते हुए, तो इसको 3 इंटू 10⁴ लिख दो। और वर्क को किस में मापते हो, जूल में नापते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या? अरे बताओ क्या समझ में आ गया क्या? बताएंगे आप लोग, समझ में आ गया क्या? सिंपल सी बात थी, आप लोग देख लो यार, इसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उतना ही वर्क हुआ होगा। सिंपल सी बात है। तो वर्क भी एक तरह की एनर्जी है। पहले एनर्जी भैया इसके पास में ये थी, अब एनर्जी ये हो गई। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई, जरूर आपने वर्क करा होगा। तो कितना वर्क करा, देख लो कितनी एनर्जी बढ़ी, उतना वर्क करा है। थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे। ए वालों क्या हुआ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ए वाले भी कोई वो थोड़ी कर दिया। लो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो सिंपल है यार।
आंसर बताएंगे इसका। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिए अच्छे अच्छे, इसमें तो क्या बचा है। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान बताना है। दोस्तों गतिशील ऊर्जा आपको दी हुई है, मतलब जब भी कोई कण गति करता है तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 mv² आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 125 है। आप लोगों को द्रव्यमान बताना है, वेग आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, निकाल लो। तो भैया m/2 वेग कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 125। तो 125/25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और m बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 यानी 10 kg। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अरे 25 कहां से आंसर आ रहा है यार, 25 कहां से आ गया भैया। 1/2 × m × 25 बराबर 125। ये 125/25 5 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 10 ही तो आएगा यार। ऐसे गलती कैसे करते हो, 25 kg हवा में बात करते हो क्या आप, फिर जल्दीबाजी में करोगे ऐसे, फिर एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो आराम से कर लो ना, क्या दिक्कत है। इतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग है, समझ लिया, लेकिन फिर गलती क्यों कर रहे हो आप। बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर बताइए इसका। जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए तो देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार 35 है ना। परमाणु भार आप लोगों को दिया हुआ है एटॉमिक मास 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये परमाणु भार क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, तो दोस्तों ये जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, ये ऊपर नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। अगर इसी के आगे आप लोग AMU लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, परमाणु भार बन जाता है। क्या बन जाता है, परमाणु भार। तो कहीं ना कहीं आपका जो 35 दिया हुआ है वो आपको एटॉमिक ये मास नंबर ही तो दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या आप लोगों को दी हुई है दोस्तों, मास नंबर आपको यानी द्रव्यमान संख्या आप लोगों को दी हुई है कितनी, 35। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है 35। आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, तो आप लोगों से प्रोटॉन की संख्या बताना है। आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होता है। अरे तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। 18 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपन को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन अच्छा है। परिपथ में धारा का मान बताएंगे, परिपथ में धारा का मान बताएंगे, करंट की वैल्यू बताएंगे। मतलब आप लोगों को ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो मैं बता दूं दोस्तों, इधर 3 ओम का एक प्रतिरोध है, इधर 5 ओम का प्रतिरोध है, इधर 2 ओम का प्रतिरोध है, इधर 6 ओम का प्रतिरोध है। यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी लग रही है दोस्तों। इस बैटरी से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी, करंट निकलेगी, करंट क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। तो आप लोगों को बताना है उस करंट की वैल्यू। देखिए ध्यान रखिए, आप लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हो। V कितना दिया हुआ है, V आपको 4 दिया हुआ है, चलो दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, I निकालना है। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस कौन सा लूं मैं, प्रतिरोध। ये तो 4 प्रतिरोध है इधर। तो दोस्तों इन 4 प्रतिरोध का इक्विवेलेंट निकाल लो, समतुल्य निकाल लो। कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी कोई रेजिस्टेंस, 2 प्रतिरोध अगर सीरीज में होते हैं, श्रेणी में होते हैं,
जैसे मान लो ये एक R1 है, ये एक R2 है, तो जब भी कोई दो प्रतिरोध सीरीज में होता है, श्रेणी में होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 कर दो। ठीक है, तो देखिए ये दो सीरीज में ना, 3 + 5 सीरीज में ना, तो इन दोनों का एक बना लो, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। अब इनको हटा दो। सिमिलरली 6 और 2 किसमें? एक सीरीज में तो है, श्रृंखला में एक के बाद एक, तो इनको हटा दो, इनकी जगह एक आ जाएगा ना, 6 + 2 8 ओम। चलो भैया काम हो गया। 4 थे, 4 से हमने 2 बना लिए, लेकिन अब इस 2 से हमको एक बनाना है। तो जब भी कोई दो प्रतिरोध पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये रहा R1, दूसरा रेजिस्टेंस दोस्तों ये रहा R2, तो क्या पैरेलल में? क्या तो जब भी पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। R1 कितना है आपका? 8 है, ये भी कितना है? 8 है, तो 1/8 + 1/8 कितना हो जाएगा? 2 × 1/8, तो हो जाएगा 1/4। तो 1/R का मान कितना आ गया? 1/4 आ गया। R का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो भैया ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो I निकालना है आपको, 4/4 कर लो, एक आंसर हो जाएगा आप लोगों को, 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो सीखने के लिए ही आप लोग यहां पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे जल्दी से। एक दोस्त बोल रहे हैं सर न्यूमेरिकल समझ नहीं आता। चलो ठीक है, फिर कल से हम भी न्यूमेरिकल छोड़ देंगे ना, जैसे सब टीचर छोड़ते हैं आपके लिए। तो टीचर क्या कराएगा? टीचर को खुद को समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल, तो मैं भी छोड़ दूंगा। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, आपके लिए थोड़ा एफर्ट कर रहा हूँ, यानी ये सीखो न्यूमेरिकल, आप लोगों का मार्क्स नहीं कटे। हम भी कल थ्योरी कर लेंगे। वो वाले क्वेश्चन कर लेना आपको, वो वाले कि भैया एफ दिया 10 न्यूटन, मास दिया 2 किलोग्राम, त्वरण बताओ, तो एफ बराबर ma, ए बराबर हो जाएगा F/m। अरे सर मेरा तो ग्रुप डी में हो जाएगा। तो भैया ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ये कोई आपके चला के हार्ड थोड़ी लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, और ये आप लोगों के क्वेश्चन हार्ड क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप पहली बार इनके साथ फेस कर रहे हो। जब आप लोग मेरी 4-5 क्लास देख लोगे न्यूमेरिकल्स की, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आप लोग पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, दिक्कत होती है तो उसके लिए टेंशन क्यों लेते हो आप? अपन मिलके करेंगे ना, आ जाओ। देखो भैया 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है। ठीक है, तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? आप लोगों को पता है आपके घर पे बिजली का बिल आता है, वो यूनिट के हिसाब से आता है कि आपने 100 यूनिट कंज्यूम करी, आपने 50 यूनिट कंज्यूम करी, आपने 200 यूनिट कंज्यूम करी। और मान लीजिए आपके एरिया में जो प्रति यूनिट जो पैसा है, मान लीजिए 8 रुपए है, और आपने 100 यूनिट का कंजम्पशन करा है, तो 100 × 8 यानी 800 रुपए की आपके बिजली का बिल आ जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर दर कितनी दी हुई है? 50 पैसे प्रति यूनिट, यानी 1 यूनिट के 50 पैसे लगता है। तो हम लोगों को पूरे 30 दिन में यह देखना पड़ेगा कितने यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, तभी तो हम लोग उसको आधे पैसे से गुना करेंगे, 50 पैसे से गुना करेंगे। तो यूनिट होता क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों। जब भी 1 किलोवाट का कोई उपकरण अगर आप लोग 1 घंटे तक चलाते हो तो कितनी एनर्जी का कंजम्पशन होता है? 1 यूनिट का कंजम्पशन होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ये बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का है दोस्तों। इस 100 वाट को क्या मैं 0.1 किलोवाट बोल सकता हूं क्या? और कितने घंटे तक चलाते हो? 5 घंटे। कितने? 5 घंटे, 5 आवर तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5 यूनिट हो जाएगा। अरे ये कितना हुआ? 0.5 यूनिट मेरे दोस्तों, ये 1 दिन का हुआ। 1 दिन का। आप लोगों को कब का करना है? 30 दिन में। तो 30 दिन का करना, तो 1 दिन में तो 0.5 यूनिट खर्च होती है। पूरे 30 दिन में कितना होगा? 30 × 0.5, यानी पूरे महीने में 15 यूनिट का क्या होगा? खर्चा आएगा। और दोस्तों 1 यूनिट के कितने रुपए हैं? 50 पैसे हैं। तो 15 यूनिट के कितने होंगे? 15 × 0.5 करोगे तो 7.5 रुपए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे। ओके दोस्तों, सिंपल सी चीज है, एक बार फिर से देखोगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये डायग्राम जैसे बनाओगे ना वहीं पर समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको इजीली आ जाएगा, आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। चलिए भैया देखते हैं।
ये एक रेजिस्टेंस है R1 और कोई एक दूसरा रेजिस्टेंस है R2, वो इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसके समांतर में जुड़ा हुआ है। लो भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आप लोगों मान लीजिए ये पूरा का पूरा किसी एक बैटरी से कनेक्ट होगा, ये किसी बैटरी से कनेक्ट होगा। अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। R1 और R2 का अनुपात 4:1 है, कहने का मतलब है अगर ये आप लोगों का 1 ओम का है तो ये 4 ओम का प्रतिरोध है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये अगर 10 ओम का है तो ये 40 ओम का है, ये 100 ओम का है तो ये आपके 400 ओम का है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? अब आप लोगों को बताना है R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। क्या बोलना चाह रहा है इधर देखो दोस्तों, अरे यहां से करंट निकलेगी क्या? करंट निकलेगी क्या? बैटरी से निकलेगी 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 निकलेगी। अब क्या करंट को बटना ही पड़ेगा क्या? कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। बताओ, ये बात क्लियर है क्या? कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। किसमें ज्यादा जाएगी करंट? जिसका प्रतिरोध कम होता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है। भैया इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें करंट जाएगी कम। इसका प्रतिरोध कम है, इसमें करंट जाएगी ज्यादा। तो मुझे बताओ करंट का अनुपात क्या होगा? अगर ये 4:1 में है तो कहीं ना कहीं करंट का अनुपात जो हो जाएगा वो 1:4 हो जाएगा क्या? मतलब जिसका 4 है, जिसमें ज्यादा है प्रतिरोध, उसमें करंट कम जाएगी, और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगी। सिंपली 1:4 हो जाएगा। बताओ दोस्तों, समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बता दो, जल्दी से बता दो। 1:4 जल्दी से बता दोगे? सिंपल सी बात है, कोई गणित वगैरह लगानी नहीं है आप लोगों को, कॉमन सेंस वाली बात है। रूबी जी बोल रही सर इनको न्यूमेरिकल मत करो। कोई बात नहीं दोस्तों, उनको टफ लग रहा हो तो बोल दिया। ऐसा क्या कमेंट कर रहे हो बार बार? है आपके लिए कोई बोले तो अच्छी बात है ना, उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया कि उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आप रूबी जी, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, रूबी जी इनके अलावा जितने भी है आराम से आप समझिए, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको टफ लगने ही चाहिए। अगर नहीं लग रहे इसका मतलब आप लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? तो टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आराम से देखते जाइए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएगी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताते जाएंगे। भैया 5 ओम के रेजिस्टेंस से कितने हैं? 3 प्रतिरोध है। कैसे हैं? श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं। परिपथ में धारा का मान बताओ। देखो ये क्वेश्चन जब भी हार्ड लगते हैं जब तक आप इनका डायग्राम नहीं बनाओगे। देखो 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है भैया। ये पहला रेजिस्टेंस 5 ओम का, ये दूसरा और ये तीसरा। और दोस्तों ये तीनों प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं? एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। और बैटरी कितने वोल्ट की है? 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की। आप लोगों को करंट निकालना है। यार एक चीज मुझे बताओ, यहां पर एक चीज तो देख पा रहे होंगे आप लोग, जब बैटरी से करंट निकलेगी, जब बैटरी से करंट निकलेगी तो इस प्रतिरोध से जितनी पास होगी इस प्रतिरोध से भी उतनी होगी, इस प्रतिरोध से भी उतनी होगी। अरे पैरेलल की जैसे, समांतर की जैसे तो लफड़ा नहीं है, बट जाएगी। जैसे वहां पर बट रही थी, देखो बताऊं कहां पर है पर, ये जैसे यहां पर दोस्तों करंट जा रही थी तो बट रही थी, कुछ इधर जा रही थी कुछ इधर। लेकिन जो श्रेणी में है, एक लाइन में है, उनमें ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। वो बोल रही है भैया मेरी में से जितनी पास होगी वही तेरे में से होगी, वही तेरे में से होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? तो आपको करंट निकालना भैया, फॉर्मूला क्या है? V बराबर IR है। V कितना दिया हुआ है? V आपको 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। करंट निकालना है। रेजिस्टेंस बताओ यार, प्रतिरोध तो 3 है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो ना, तीनों का समतुल्य निकाल लो। जब भी श्रेणी में होते हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तीनों को जोड़ दो, 5 + 5 + 5 15। लो भैया, तो करंट कितनी हो जाएगी आप लोग की? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 ओम है ना, तो 1.5 / 15। ये तो बहुत खतरनाक गणित हो गई। 1.5 को क्या लिख दूं? 3/2 लिख दूं, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों 2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 15 × 2 30 बन जाएगा। तो 3/30 आ गया। 3/30 बोले तो 1/10, 1/10 बोले तो 0.1। अरे दोस्तों ये तो 2 ऑप्शन में हो गए, कोई बात नहीं, ये दोनों ही आप लोग के सही हो जाएंगे ना। तो 0.1 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? कोई बात नहीं रूबी जी, आराम से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल शांति से देखिए,
अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक दो बार और देखेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऑब्वियस सी बात है कि आपको टफ लगनी चाहिए, आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो तो, है ना। चले आगे। सर मेरा नाम लीजिए एक बार प्लीज़। मोहम्मद तौफिक जी बोल रहे हैं, मेरा नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया मैंने, आपकी जीवन सफल हो गया। अब आपको ग्रुप डी इनकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया इसका प्रतिरोध बताओ, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें नीरज लगे, उस पर टिक कर देना ना, क्योंकि यही आएगा कि सर ने नाम लिया मेरा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको आपका नाम ले लिया हमने। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। भैया मैं कोई ऐसे कैच कर रहा हूं, ऐसे है ना, ऐसे कैच कर रहा हूं, ये मान लीजिए मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है ना, तो मैं ऐसे कैच कर रहा हूं, ऐसे समझ रहा हूं, कोई बॉल आ रही है, ऐसे कैच कर रहा हूं। तो जो बॉल आ रही थी, ये जो बॉल आ रही थी, ये कितने वेग से आ रही थी दोस्तों? ये वेग से आ रही थी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही थी। सर मुझे एक चीज बताओगे, जब ये मेरे हाथ में समा जाएगी तब इसका वेग कितना हो जाएगा इस बॉल का? जब ये मेरे हाथ में समा जाएगी, अरे कमेंट करके बताओ वेग कितना हो जाएगा दोस्तों? तब इसका वेग हो जाएगा 0। चलो समझ में आ गया। और ये वेग कितने समय में 0 हुआ? 0.05 सेकंड में, क्योंकि दोस्तों जब ये बॉल मेरे हाथ से इधर तक थी तब भी उसके पास में कुछ वेग था, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में समा जाएगी उसका वेग 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है 30 मीटर पर सेकंड से वेग 0 कितने समय में हुआ? 0.05 सेकंड में हुआ। तो आप लोगों को बताना है खिलाड़ी ने कितना फोर्स लगाया होगा। भैया फोर्स लगा होगा ना हाथ के द्वारा, तभी तो जो बॉल रुकी होगी। कैसे करेंगे? आ जाओ, सिंपल सी बात है भैया, मैं तो एक फॉर्मूला जानता हूं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे इतना ही, यही होता है क्या फॉर्मूला? द्रव्यमान कितना है बॉल का? बॉल का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम को लिख लो 0.1 किलोग्राम। सही बात है क्या? त्वरण कितना है? तो यहां पर दोस्तों एक्सेलरेशन नहीं हुआ, डी एक्सेलरेशन हुआ, मंदन हुआ है। मतलब त्वरण क्या होता है आपका? वेग में परिवर्तन की दर। तो 30 से कितना हो गया? 0 हो गया। परिवर्तन कितने का हुआ? 30 का हुआ। कितने समय में हुआ? 0.05 में हो गया। तो लो, ये आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से बता दो। समझ में आ गया? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। वेग में कितना परिवर्तन हो गया भैया? 30 से 0 हो गया, मतलब डिक्रीमेंट हो गया, -30 कर लो इसको। और कितने समय में हुआ? 0.05 में। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आप बॉल को रोक रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आएगा। तो 0.1 इंटू 30 अपॉन 0.05, इसको मैं 5/100 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको ऐसे लिख लेता है। तो देखो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 300 बट्टे 5 60 न्यूटन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरे बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? सर हिंदी में बोलो। सॉरी, मैं संस्कृत यूज़ कर रहा था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कान पकड़ के, मुझे संस्कृत यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, अब से मैं हिंदी यूज़ करूँगा। आ जाओ आगे। चले आगे, आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताएंगे आप लोग। किसी वस्तु के संवेग में 0.0 सेकंड में इतना चेंज आ गया, 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हो गया, तो उस वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना है? तो भैया आप लोग जानते हो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये फॉर्मूला तो फेल हो गया हमारा। ना द्रव्यमान दिया हुआ है, ना त्वरण दिया हुआ है, कहां से फोर्स निकालूं मैं? तो मेरे दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी पर जो लगाया गया फोर्स होता है ना, वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यानी फोर्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन बटे ये परिवर्तन कितने समय में हुआ है। और दोस्तों इसी से ही आप लोगों का ये MA निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया दोस्तों? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का हो गया, 10 का हो गया। कितने समय में हुआ? 0.02 सेकंड में हुआ। तो सॉल्व कर लो, आंसर आप लोग निकाल लो, ठीक है। 100 बटे 2 50, 50 इंटू 10 500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, चले आगे। अरे क्या बात है, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया।
क्या बात है, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी बताएंगे। देखिए आप लोग को बोला जा रहा है कि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल है, मान लेते हैं m द्रव्यमान होगा, इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो आप, है ना, ऊपर की ओर फेंक रहे हो। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना दिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, प्रारंभिक वेग आप लोगों ने दिया दोस्तों 25 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया, 25 मीटर पर सेकेंड। इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आप, मैंने किसी पेन को फेंको तो ये कहां तक गया, उच्चतम पॉइंट कहां था इसका, यहां कहीं पर था, देखो यहां तक गया ना कहीं पर। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, झुन 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 झुन। तो भैया मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया। दोस्तों हमेशा उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो थोड़ा और ऊपर जाता। जा ही नहीं रहा, इसका मतलब भैया इसके पास में कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ। अब आप लोगों से बोला जा रहा है टाइम बताओ यार, ये वेग तो हमको पता है, टाइम बताओ यहां से यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा। भैया एक इक्वेशन में जानता हूं, v बराबर u प्लस टी, ये लगा के देख लूं क्या, ये लगा के देख लूं क्या, बिल्कुल देख लो, किसने मना करा है। तो दोस्तों जब यहां से यहां तक की जर्नी हुई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, अंतिम वेग 0 हो गया। भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड था। और मैंने अभी अभी बताया कोई चीज को ऊपर फेंकते हो तो वेग क्या लेते हो आप लोग, धनात्मक लेते हो। तो प्लस 25 लो या माइनस 25 लो, प्लस 25 लो। और मैंने आपको यह भी बताया है कि कोई भी बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा एक्सेलरेशन क्या लो, माइनस जी लो, हमेशा माइनस जी लो। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, जी कितना दिया हुआ है 10, तो माइनस 10। और आपको समय निकालना है तो t बराबर आपका हो जाएगा -25 बटे -10, बोले तो 2.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। बताओ सर एग्जाम का एनालिसिस क्यों नहीं कराया, क्योंकि दोस्तों कल आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। अरे मुझे पता है आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब तो समझ में आ गया ना कि पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। देखो डरोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोग के सभी क्वेश्चंस ग्रुप डी के हैं, और आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग के जो न्यूमेरिकल्स अगर ये कर पा रहे हो तो वो इतने ही आते हैं, मतलब इस टाइप के आते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। मान लो 25 में से आप लोगों के 3-4 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 25 में से भैया 25 न्यूमेरिकल आएंगे भैया, लेकिन 3-4 आएंगे, उन 3-4 को भी क्यों छोड़े, एक एक नंबर कीमती है हमारा। जो आप थ्योरी वाला करके आओगे तो हर कोई करके आता है थ्योरी वाला पार्ट, तो न्यूमेरिकल भी करना सीखो, डरते क्यों। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक त्रिज्या r के कटोरे के रिम से नीचे की ओर स्लाइड करता है। आ जाओ मैं बता देता हूं। ये आप लोगों का मान लीजिए कोई क्या हो गया, कटोरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, ये कोई एक कटोरा हो गया, इसमें कोई एक m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है, m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है। दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको छोड़ोगे तो क्या नीचे की ओर स्लाइड करेगा, कि नीचे की ओर स्लाइड करेगा, कि नीचे की ओर, मान लेते हैं ये इधर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा ही कुछ इसके साथ में होने वाला है, ठीक है भैया। ये त्रिज्या आप लोगों को कितनी दी हुई है, त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है r। आप लोगों को बोल रहा है कि निम्नतम स्थिति पर ब्लॉक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब जब ये आप लोग का ब्लॉक इस जगह आएगा ना, इस जगह, तो इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। डर गए भैया कैसे निकाले, कोई बात नहीं, इधर आओ दोस्तों। इसको आप लोग मान लो रेफरेंस, मतलब ये बिल्कुल बेस मान लो, इसको मान लो बेस। आप लोग ध्यान रखेंगे टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या बोलना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी टोटल एनर्जी चाहे ए पॉइंट की बात करें या बी पॉइंट की बात करें, टोटल एनर्जी क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। अब टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट की प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की किसके बराबर होंगे, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट की। अरे समझ में आ गया क्या भैया, इस पॉइंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं, ये रुका हुआ है भी, तो स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं है।
पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी दोस्तों mgh जमीन से कितनी हाइट पे, इस रेफरेंस से कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों, इसी ऊंचाई पर है क्या, और ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, तो mgr कर दो। चलो ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, मैं मान लेता हूं x से काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या जमीन से कुछ ऊंचाई पर है क्या, क्या कुछ हाइट पर है क्या, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो ये x का मान कितना आ गया, mg आ गया, कोई टेंशन ले रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ठीक है। अरे भैया mgh नहीं होगा, mgr होगा। ये हाइट कितनी दे रखी है आपको, ये हाइट आपको आ रही तो है। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे जल्दी से। एक पिंड के रैखिक संवेग में मोमेंटम में आपने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, कोई भी m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से मोशन करती है, v वेग से गति करती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv²। और दोस्तों इसका मोमेंटम को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूं दोस्तों, जो इसका संवेग होगा वो कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो भैया इसमें क्या करो, m से गुना करो, m से भाग करोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो काइनेटिक एनर्जी में जब आपने m से गुना कर दिया तो क्या बन जाएगा, 1/2 m² v², और नीचे आपका m है। तो m² v² क्या हो जाएगा, mv तो आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है, m² v² क्या हो जाएगा, इस मोमेंटम का, इस संवेग का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p²/2m। तो पहली बात तो ये संबंध याद रखेंगे, अगर आप लोगों से कोई पूछे गतिज ऊर्जा में और संवेग में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों अगर आप लोग इस मोमेंटम में 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। आपने मैथ्स पढ़ी है ना, आई एम श्योर 100% आपने मैथ्स पढ़ी होगी। तो मैथ्स में क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 10 मीटर है, तो अगर इसकी भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं तो इसके एरिया में कितना % वृद्धि होगा। तो जब भी प्रोडक्ट में होता है वो फॉर्मूला लगाते हो ना आप, a + b + ab/100 लगाते हो, लगाते। तो a ये भी मतलब भैया कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, देखो मान लो ये कोई चीज़ है a × b मल्टीप्लाई में है, इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी इसका रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप लोग इसमें भी कुछ वृद्धि कर रहे हो, इसमें भी कुछ वृद्धि कर रहे हो, तो वो फॉर्मूला क्या है, नेट वृद्धि का ये है। तो आप लोग p × p है, p में वृद्धि कर रहे हो 10 की, मतलब इसमें भी 10 की वृद्धि हो रही है, इसके साथ वाले p में भी 10 की वृद्धि हो रही है। तो 10 + 10 + 100/100 मैथ्स पढ़ी होगी आई एम श्योर। तो 20 + 1 21% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हाँ सक्सेसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, बहुत बढ़िया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 0.9 किलोग्राम की वस्तु पर एक 10 सेकंड के लिए आरोपित होता है कोई फोर्स है। ये कोई एक बॉडी थी, द्रव्यमान कितना था, 0.9 किलोग्राम था, ठीक है। अब दोस्तों इस पे कोई आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो कोई फोर्स लगाया आप लोगों ने, कितने समय के लिए, 10 सेकंड के लिए। समझ के बात को। यदि वस्तु 250 मीटर की दूरी तय करती है, आपने कोई फोर्स लगाया, ये वस्तु ने कितनी ट्रेवल करी, ये वस्तु मान लो यहाँ से कहाँ तक आ गई, 250 मीटर तक आ गई, 250 मीटर तक आ गई। तो उस बल का परिमाण बताओ, कैसे करें सर। फोर्स तो हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमको द्रव्यमान तो पता है, कहीं से मुझे त्वरण भी पता पड़ जाए ना, एक्सेलरेशन, तो मेरा काम आसान हो जाए। अब त्वरण निकालना पड़ेगा, आ जाओ निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक इक्वेशन जानते होंगे, S = ut + ½ at², जानते हो क्या, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में ये बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, रेस्ट में, विराम में। जब आपने फोर्स लगाया तो 10 सेकंड में ये 250 मीटर चल ली, तो कितना विस्थापन हो गया, यहां से यहां पर विस्थापन कितना हो गया, 250 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था स्टार्टिंग में, तो रेस्ट में थी, 0 था, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। समय कितना लगा, यहां से यहां पर आने पे समय लगा 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो 100/2 आपका 50 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आप लोगों का, 250/50 बोले तो 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई भैया 5। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 0.9, त्वरण आपको आ गया 5, तो 0.9 × 5 करोगे 0.45 आपका आ जाएगा, सॉरी 4.5 आएगा, DLA सॉरी
4.5 है ना, तो 4.5 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे। एक लड़का हंस रहा है, सर मेरा 5 आ रहा है, तो क्या हो गया, तुमने कोई बहुत बड़ा वो काम कर लिया कि हंस रहे हो 5 आ गया? ये तो यही बात होगी सर मैं ग्रुप डी में फेल हो गया, सर मेरा एनटीपीसी में फेल हो गया, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? अगर आपको इससे खुशी मिलती है फेल होने से, तो सबसे बढ़िया क्लास ही मत देखो, रिजल्ट अपने आप आएगा कि वो फेल ही हो गया आप। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, मतलब सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उसको स्किप कर रहा हूं मैं ना, वही बॉल हाथ में आती है तो क्या वो होता है ना। चलो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। आप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो देखिए एक बंदूक से 0.1 किलोग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से छोड़ी जाती है। बंदूक 50 किलोग्राम की है, तो प्रतिक्षेप वेग बताओ, रिकॉइल वेलोसिटी बताओ। देखो रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, आपके पास में बंदूक है एक, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गोली है, बुलेट है, बुलेट। अब जब आप लोग फायर करते हो तो आपको पता है दोस्तों बुलेट तो आप लोग की आगे जाती है और बंदूक आपकी पीछे की ओर आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्षेप वेग यानी रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो आप लोगों को बस वो बतानी कि बंदूक कितने वेग से पीछे आएगा। आ जाओ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, संवेग को संरक्षित करना है। मतलब पहले संवेग कितना था, पहले संवेग कितना था और बाद में संवेग कितना है, इन दोनों को बराबर कर दो और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये जो छोटी आपकी जो ये गोली है, इसका द्रव्यमान में स्मॉल m मान लेता हूं, और ये जो बड़ी बंदूक है इसका द्रव्यमान में कैपिटल M मान लेता हूं। दोस्तों पहले जब आपने चलाई नहीं थी तो क्या इस बंदूक की गोली के पास में कोई गति थी क्या? नहीं थी। इसके पास भी कोई गति नहीं थी, बस आपने ऐसे करके बैठे हो। तो टोटल संवेग, कुल मोमेंटम कितना होगा? तो अगर बंदूक की गोली का मैं संवेग बताऊं तो इसका द्रव्यमान इंटू इसका वेग कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बंदूक का संवेग कितना होगा, बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग, यानी स्टार्टिंग में दोनों ही दोस्तों, दोनों की गति 0 थी, दोनों के वेग 0 थे, यानी टोटल मोमेंटम 0 आ जाएगा। बाद में बताओ बाद में संवेग कितना हुआ? तो अगर हम लोग बात करें इस m द्रव्यमान स्मॉल m, इसका वेग कितना हो गया? इसका वेग हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, प्लस इसका द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M। मुझे नहीं पता इसका वेग क्या है, इसका वेग मैं v मान लेता हूं, वही तो निकालना है आपको कि बंदूक किस वेग से आएगी, उसका वेग मैंने v मान लिया, तो बस आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -m × 100 इज इक्वल टू कैपिटल M × v। तो v का मान आपको निकालना है -m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 × 100 अपॉन m 50, निकाल लो 100/5, आपका 2 हो जाएगा, 0.1 × 2 0.2 हो जाएगा। दोस्तों माइनस का मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि देखो आपने इसको प्लस लिया ना, 100 को प्लस लिया ना, यानी ये अगर इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में आएगी बंदूक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले आगे। ओके दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मिक्स रेजिस्टेंस बोल लो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतने सारे प्रतिरोध है, इनका एक प्रतिरोध बना के बता दो यार, क्या आंसर होगा, जल्दी से बनाओ। तो देखिए ये 2 पैरेलल में है, 2 समांतर में, तो इनका पहले एक बताओ, इन दोनों को एक करके बताओ, इन दोनों को एक करके बताओ। तो जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? 1/R1 + 1/R2। तो R1 कितना था? 4 था, R2 भी कितना था? 4 था, तो यानी कितना हो जाएगा? 2/1/4 1/2। 1/R = 1/2 हो गया, तो R बराबर कितना हो गया आप लोगों का? 2 हो गया, तो ये आपका आ गया 2 ओम। सिमिलरली जब इनका निकालोगे 1/9 + 1/9 + 1/9 क्या बन जाएगा? 1/3। तो 1/R बराबर 1/3 आएगा, R बराबर 3 आ जाएगा, तो इनकी जगह भी मैं एक रेजिस्टेंस लिख दूं 3, ठीक है। और अब ये 2 और ये 3 किस में हो गए? सीरीज में हो गए, श्रेणी में हो गए, तो सिंपली जोड़ दो, 3 + 2 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यार। क्लियर है क्या? चले आगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गेंद को ऊपर की ओर, आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है कि जल्दी से बताऊं। हाँ 2.5 सेकंड आंसर आया तो था, ये तो कर लिया अपन ने यार, है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ। तो 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक है जो ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान बताओ। क्या बात है,
तो भैया एक 2000 किलोग्राम का ट्रक है, ये भैया ट्रक है, इसका द्रव्यमान कितना है 2000 किलोग्राम है। किस वेग से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था। बेचारी एक कार थी, है ना, बेचारी एक कार थी, वो आराम से खड़ी थी अपने। भैया ट्रक आया और इसको अपने साथ में लेके जा रहा है, जूम, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब कितने वेग से चल रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। तो मुझे तो बताओ वो कार का द्रव्यमान कितना था, उस कार का द्रव्यमान बताओ आप। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में बंदूक का आ जाए या ऐसे टक्कर का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, पहले जो संवेग था, पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो संवेग था, बाद में इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। पहले कितना था तो इसका द्रव्यमान, मोमेंटम क्या होता है, संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। इसका द्रव्यमान कितना है 2000, इसका वेग कितना है 10 है। और वो उस कार का कितना था, बेचारी का द्रव्यमान m मान लेता है, लेकिन वो तो खड़ी थी रेड लाइट पे, उसका कुछ वेग ही नहीं था। लेकिन भैया ये बाद में ये आया और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो टोटल द्रव्यमान में मान लूँ दोस्तों 2000 प्लस कार का द्रव्यमान m और इनके वेग कितना, इनका 8 है। तो बस यहाँ से m निकाल लो, m कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 बराबर 2000 प्लस m इंटू 8। तो यहाँ से आप लोग निकाल लो, सिंपल सी क्वेश्चन है, m आप लोग निकाल लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से द्रव्यमान आप लोग निकाल लो। गणित मेरी बहुत कमजोर है जैसे आप लोग जानते हो, तो 20,000 में 8 का भाग दे देना, 2000 माइनस कर देना, द्रव्यमान आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। तो ये आप लोग का आ जाएगा 8, बताओ कितना आ रहा है। एसएससी जेईई की क्लास क्यों नहीं हो रही, आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए, पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है रवि जी, चलो चले आगे, चलिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीक को हम लोग इस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छा 2 ही बचे हैं क्या, 2 ही बचे हैं। तो देखो ये वाला मैंने आप लोगों को करवा लिया, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ बंदूक, ये अपन को करवा लिया। और ये चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके बता दो एक, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, बताएंगे जल्दी से। तो एक कण को ऊपर की ओर फेंका आपने, कोई पार्टिकल है, इसको आपने ऊपर की ओर फेंका, जूम, किस वेग से फेंका, प्रारंभिक वेग क्या था इसका 39.2 था। दोस्तों इसमें g बराबर 9.8 लेना, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चलो तो ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करें। मतलब कहने का मतलब क्या दोस्तों, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो इसको यहां से यहां पर जाने पे कितना समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने फेंकी कोई चीज को, तो ऊपर जा रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे इसको कितना समय लगेगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे ही अपना ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी, इसका वेग कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेग हो जाएगा 0। तो वो आप लोगों को समय बताना है जब इसका वेग 39.2 से 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या होता है u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 39.2। एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा -9.8 लो। तो टाइम बताना है आपको, टाइम आपका हो जाएगा -39.2 अपॉन -9.8 और सॉल्व करोगे 4 सेकंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जब भी आप लोग का एनटीपीसी का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले। और मिलते हैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में दोस्तों, इसको मिस मत करो। अगर आप लोग पूरे 25 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, डेली 1 PM पे होती है, आप लोग जुड़ के तो देखो कितना मजा आता है आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों की रैंक भी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर ले दोस्तों, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर ले, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर सर्च करें नीरज जांगड़, मुझे फॉलो कर ले। आप गोल सेलेक्ट कर लेना, एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में क्लास होती है। तो कोड आप लोगों से पूछा जाएगा, कोड डाल दीजिएगा नीरज 11। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 आप लोग डाल दे, अनलॉक आप लोग कर दे। और इस क्लास के लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। इस क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को दोस्तों जब क्लास खत्म होती है तो उसके कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलता है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आप लोग दोस्तों नीरज 11 कोड से जुड़िए, वहां पर सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो एसएससी का लेना है तो एसएससी का ले लीजिए, रेलवे का लेना है तो रेलवे का। तो गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो एसएससी की बात बता रहा हूँ, 24 महीने का 7800 का है, 12 महीने का 6500 का है। रेफरल कोड लगाएंगे नीरज 11, तो दोस्तों 1 साल का 5850 का, 2 साल का 7020 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में अनअकैडमी पर। बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे वहां पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।